हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लास चल रही है सीटेट के लिए है और आज की जो हमारी ये क्लास है ये हमारा टॉपिक चल रहा था जल, तो ये हमारी उसकी सेकंड क्लास है जल की, क्योंकि फर्स्ट क्लास हमने देख ली है। जो बाकी बचा है उसको हम इस क्लास में कवर कर लेंगे और इसमें हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे, क्योंकि थंबनेल में आप देख सकते हैं कि उसमें पीवाईक्यू भी डाला गया है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने कल मृत सागर और दंडी यात्रा ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखेंगे धारा से। ये देख लेते हैं कि जो जल दिवस है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तरंग की अगर बात की जाए तो जो तरंग है ये कहते किसे हैं, तो जब महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना और गिरना क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। जब महासागरीय सतह पर जो जल है वो लगातार उठता है, ऊपर उठता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। लहर बोलिए या तरंग बोलिए, देखिए अब ये होता क्यों है, लहर का निर्माण कैसे होता है। तो जब समुद्री सतह पर पवन, मतलब जिसे हम हवा कहते हैं, बहती है, तो जितनी तेज हवा होगी उतनी ही तेज तरंग भी होंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जल के स्रोत की। तो जो मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत हैं, दोनों सब हम साथ में ही देखेंगे। तो झील, कुआं, तालाब, सागर, झरना, नदी, नहर, ट्यूबवेल, बावड़ी, चश्म, जोहड़, ये सारे क्या है, इसके जल के स्रोत हैं। तो इसमें हम ये सब हो गए जल के स्रोत। अब जो जहाँ से इन जल के स्रोत में से जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उनको हम कवर कर लेते हैं। जिसमें से हमारा चश्म है एक। चश्म क्या है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन से निकलने वाले पानी के प्राकृतिक स्रोत को क्या कहते हैं, चश्म कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि ये दो पर्वत हो गए, तो दो पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो इन घाटियों में पानी जमा होता है, लेकिन ये जो पानी है इसका स्रोत कहीं अलग होता है। मतलब यहाँ ये पानी जमा है, लेकिन इसका जो स्रोत है, मतलब पानी निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। तो ये इसी को हम क्या कहेंगे, चश्म कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, तो ये प्राकृतिक स्रोत ही तो है। तो इसे हम क्या कहेंगे, चश्म कहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम घड़सीसर की बात करते हैं। तो घड़सीसर, घड़सी जो है एक राजा का नाम है और सर का अर्थ होता है तालाब। ठीक है। तो राजस्थान के जैसलमेर में यह बनाया गया था। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था घड़सी। उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उनकी सहायता से इसका निर्माण लगभग 650 वर्ष पहले बनवाया था इसको। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम देख लेते हैं। इसकी बनावट कैसी है, तो इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो इसमें क्या होता है कि 9 तालाब वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब ये एक दूसरे से जुड़े होने का कारण क्या है, तो कारण ये है कि मतलब किस तकनीकी से इसको बनाया गया, क्या इसमें लक्ष्य रखा गया, क्या सोच के बनाया गया। तो इसमें ये था कि जब वहाँ जो राजस्थान है वहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है। इसमें इसलिए 9 ताल एक साथ बनवाए गए जोड़ के, कि अगर बारिश के पानी से एक तालाब भर जाता है तो जो बाकी पानी हो वो दूसरे तालाब में चला जाए, ना कि इधर उधर बह जाए। ठीक है। इसीलिए इसे बनवाया गया था। जब एक तालाब में पानी भर जाएगा तो वो दूसरे में चला जाएगा, दूसरा भर जाएगा तो तीसरे में चला जाएगा। तो इस प्रकार पानी जो है वो बर्बाद नहीं होगा, सारा पानी इकट्ठा जमा रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग के द्वारा उसको प्रयोग किया जाएगा। तो ये मेन एम था उसका। अब उपयोग क्या है, तो ये जो घड़सीसर है ये मीलों तक फैला था, मतलब काफ़ी दूर तक फैला था और साल भर पानी की कमी नहीं होने देता था। तो ये हो गया घड़सीसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी पॉइंट हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें इसको ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। अब हम बात कर लेते हैं अलबरूनी की। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया है, अलबरूनी से भी पूछा गया है कि ये कहाँ से आया था, या इन्होंने तालाब के बारे में क्या क्या टिप्पणियाँ की हैं। तो उन टिप्पणियों को भी आप ध्यान से रखेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अलबरूनी। अलबरूनी जो है कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से आया था। मतलब वर्तमान में इसे उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ का
क्या था, एक प्रसिद्ध विद्वान था, ये गणितज्ञ भी था, खगोल शास्त्री, भूगोलवेत्ता और इतिहासकार भी था। 11वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी विद्वानों में से ये एक था। कौन? अल-बरूनी था। ठीक है, ये रहा उसकी, ये उसकी इमेज है, आप देख सकते हैं, ये अल-बरूनी है। और ये जो इमेज है ये एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। अल-बरूनी की नज़र, उसमें चैप्टर जल में ही दिया गया है ये चीज़ें। तालाब के बारे में अल-बरूनी की जो टिप्पणियाँ थी उनको जान लेते हैं। तो उन टिप्पणियों के बारे में हम जानते हैं। तो उन्होंने लिखा कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर थे। इन तालाबों की विशेषता यह थी कि ये बहुत बड़े-बड़े पत्थरों को लोहे के कुंदे और सरिये से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों में ऊपर से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की कतार होती थी। तो ये है इनकी, अल-बरूनी की ये टिप्पणियाँ हैं तालाब के ऊपर। अब हम आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा बावड़ियाँ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। अब इन इन सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो बावड़ी है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अगर कहीं जाना है तो पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ और ये सब नहीं होते थे। तो सब लोग समूह में जाते थे और पैदल ही जाते थे। तो बावड़ी जो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो उन लोगों का मानना ये था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत शुभ का काम माना जाता था, अच्छा काम माना जाता था। तो इसीलिए क्या किया गया, सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई कि जो प्यासे यात्री जाएंगे पानी पिएंगे, तो उन्हीं के लिए ये था। ठीक है। अब इस ये इनका जो उपयोग था, ये सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। जो बावड़ियाँ थी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बावड़ी का इमेज है। यहाँ नीचे, यहाँ पानी है, लेकिन इतनी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, कितनी सारी सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ उतरने नीचे आने वाली हैं और कुछ ऊपर जाने वाली हैं। अब आप सोचेंगे कि मतलब एक एक ही सीढ़ी से तो काम हो जाता है, इतनी ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो इतनी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ये थी कि मतलब इस उद्देश्य से बनाया गया था कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो। जब एक ही रास्ता होगा तो भीड़, ज़ाहिर-सी बात है, जब लोग इकट्ठा हो जाएँगे तो भीड़ लग जाएगी और लोगों को परेशानी होगी। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा नहीं होनी होगी, आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग होगा, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और उनको परेशानी भी नहीं होगी। तो इसीलिए ये सब बनाया गया था। या आगे देखते हैं। अब हम जल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान से संबंधित नोट इसमें क्या है, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह तैरेगी। यदि वस्तु का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम रहेगा तो वस्तु वह जल की सतह पर तैरेगी। यदि वस्तु अपने आयतन से यदि वस्तु अपने आयतन से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वह तैरेगी। यह सिद्धांत किसका? तो आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे पानी का जो जहाज होता है उसको इस डिजाइन से बनाया जाता है कि वह अपने आयतन से ज़्यादा पानी को हटाए, तो इसलिए वो नहीं तैरती है। अगर आप उसी पानी में अगर एक सुई आप डाल दें, जबकि जहाज की अपेक्षा वो बहुत छोटी होती है, तो वो पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आयतन के हिसाब से, मतलब अपने भार के हिसाब से ज़्यादा पानी को विस्थापित नहीं कर पाती, कम पानी ही विस्थापित कर पाती, तो इसलिए वो डूब जाती है। ठीक है। अब जल के भौतिक गुण के हम देख लें तो जल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो कितने डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। और सबसे कम आयतन, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सबसे कम आयतन होता है। क्यों? क्योंकि जो घनत्व और आयतन है ये क्या है, आप एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन कम होगा। ठीक है। अब ये कहा जाता है कि जो जल है वो सार्वभौमिक विलायक है, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है जल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जल है ये किसी अन्य तरल की अगर किसी अन्य तरल वस्तु से सॉरी 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 किसी भी तरल की तुलना में सबसे अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। ठीक है। इसलिए इसे सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो जल है ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर ठोस की हम बात करें तो बर्फ के रूप में होता है, द्रव की बात करें तो वो पानी होता है, और गैस की बात करें तो वाष्प, जब जल पानी जब वाष्प में बदलता है तो वो गैस के रूप में हो जाता है। तो कौन सा एकमात्र ऐसा जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो जल है। प्लावन का सिद्धांत, ये अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ भी है। जहाज का तैरना, प्लावन का सिद्धांत
प्लावन क्या है, तो जब आप क्या होता है, जब मान लीजिए आप पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, पानी के अंदर गए और आप जब डुबकी लगाते हैं पानी में, तो ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ है, कोई बल लग रहा है जो मुझे बाहर फेंक रहा है। तो वो जो बल आप पे लग रहा होता है वही है प्लावन बल, ठीक है, वो क्या करता है, आपको बाहर फेंकता है, वही उत्प्लावन बल है, ठीक है। क्या है, उत्प्लावन बल है। तो इससे ही जब इसमें क्या होता है कि जहाज़ का तैरना, अब हम देखते हैं इसमें, तो कोई भी जहाज़ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करता है। जहाज़ का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उसका आयतन अधिक होने के कारण वह अपने वजन से ज़्यादा पानी हटाने की क्षमता रखता है, जिससे लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उसे ऊपर रखता है, ठीक है। सुई का डूबना, एक लोहे की सुई इसलिए डूब जाती है क्योंकि वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित नहीं कर पाती है, उसका घनत्व पानी से अधिक होता है और आयतन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गई पानी का सुई में पानी का डूबने का कारण और जहाज का पानी पर चलने का कारण, आप इसे ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो जल है इसके प्रदूषण से, मतलब जब जल में रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं तो उनसे जो रोग होता है उसे हम जान लेते हैं। तो मिनी माता रोग, मिनी माता रोग कब होता है, जब जल में पारा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जल का सेवन हम लोगों के द्वारा कर लिया जाता है। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है, जल में जब पारे की अधिकता हो जाती है तो उससे मिनी माता रोग होता है। अगर इटाई टाई रोग की बात करें तो जब जल में कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो उससे क्या होता है, इटाई रोग होता है। ब्लैक फूट, तो इस जल में क्या होता है, जो पेय जल है, मतलब पीने योग्य पानी है, उसमें आर्सेनिक की लगातार अधिकता होती है तो उससे इटाई ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो यह जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चे जो होते हैं वो नीले होने लगते हैं, मतलब उनका कलर बदलने लगता है, तो उसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये जब जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण ये होता है। अब जो दूषित जल है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आ गए हैं, उसके कारण जो रोग होता है उसे जान लेते हैं। तो टाइफाइड, हैजा, पेचिस, अतिसार, पोलियो और पीलिया, ये भी दूषित जल के कारण ही होता है। और जल के ये तो हमारा रोग हो गया। अब जल के स्रोत में ही एक है जो मानव निर्मित स्रोत, उसमें से जोहड़ एक आता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये उत्तरी भारत, खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वर्षा जल को जमा करने के लिए बनाया गया एक पारंपरिक छोटा कच्चा तालाब या पोखर होता है। क्या होता है कि उत्तर भारत, खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसमें क्या किया जाता है, वर्षा का जो जल होता है उसको इकट्ठा करने के लिए पारंपरिक छोटा कच्चा तालाब, मतलब कि मिट्टी का ही बनाया जाता है, या पोखर होता है जिसमें सीमेंट का यूज नहीं किया जाता, मिट्टी होती है जो मिट्टी से बना होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य पानी को संरक्षित करना। क्या उद्देश्य है इसका, पानी को संरक्षित करना, भूजल स्तर बढ़ाना, मतलब जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाना, और पीने व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है, क्योंकि जो पीने का पानी वो भी भूमिगत जल का ही उपयोग हम लोग करते हैं, सिंचाई के लिए भी अक्सर उसी का यूज किया जाता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह से जब निकालते हैं। इसमें अक्सर चारों ओर मिट्टी के मेढ़ या बांध बनी होती, मिट्टी यहाँ पर सीमेंट अगर दे दिया जाएगा आपके ऑप्शन में तो वो गलत है, मिट्टी इसमें मिट्टी का ही यूज़ किया जाता है, सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर चारों ओर मिट्टी के मेढ़, मतलब बांध बनी होती हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उससे हम देख लेते हैं। वर्षा जल संचयन, यह बारिश के पानी को इकट्ठा करता है जिसे बाद में उपयोग किया जाता है। मिट्टी का निर्माण, यह सीमेंट या कंक्रीट के बजाय, ठीक है, यहाँ आप इसे ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा सीमेंट या कंक्रीट दे दिया जाएगा, लेकिन वो गलत है क्योंकि ये पारंपरिक तरीका है ना, तो केवल मिट्टी का यूज किया जाएगा, जो घरेलू सारी चीज़ें होंगी, गिट्टी मोरंग ये सब यूज़ नहीं होगा। तो क्या है कि यह सीमेंट या कंक्रीट के बजाय मुख्य रूप से मिट्टी और स्थानीय सामग्री, जैसे मिट्टी में भूसा डाल देंगे या और बहुत सारी चीज़ें होती है डालने के लिए, तो जिससे पानी धीरे धीरे रिसकर भूजल को रिचार्ज करता है, मतलब भूजल स्तर को बढ़ाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं पारंपरिक तरीका। तो यह भारत की पुरानी जल प्रबंधन प्रथाओं का हिस्सा है जो समुदायों को स्थानीय जल स्रोत प्रदान करता है। क्या किसको स्रोत प्रदान करता है? जल स्रोत। तो स्थानीय समुदाय हैं, मतलब जो समुदाय हैं उनको स्थानीय जल स्रोत प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें जमा पानी का उपयोग पीने, पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए और पर्यावरण संतुलन के लिए किया जाता है। स्थान इन्हें अक्सर, मतलब किस स्थान पर इन जोहड़ का निर्माण किया जाता है? तो इन्हें अक्सर ढलान वाली जगहों पर बनाया जाता है ताकि पानी आसानी से जमा हो सके। जैसे जब ढालू होगा तो पानी रुकेगा नहीं और डायरेक्ट उसी में जाएगा, तो इसीलिए ढालू वाले पे बनाया जाता है। और इसके चारों ओर पेड़ भी लगाए जाते हैं। जो जोहड़ है इसके चारों ओर क्या किया जाता है? वृक्ष लगाया जाता है। ठीक है। सापेक्ष में जोहड़ पानी बचाने और प्रबंधन का एक सामुदायिक पर्यावरण अनुकूलन तरीका है। अब ये सामुदायिक जो है ये भी आपका ठीक है, इसमें भी पूछा जाता है। जो सूखे क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसा है प्रबंधन है? तो ये सामुदायिक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये आप इमेज देख सकते हैं, ये क्या है? ये जोहड़ है। ये चारों तरफ जो बनाया गया मिट्टी से ही बना है और इसके भीतर वृक्ष भी लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये जोहड़ का इमेज है। अब हम यहाँ से, अब हमारा क्वेश्चन चालू होता है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन इसमें मैंने उठाया है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे ही। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? उसमें ये है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने किस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी? वह भारत किस राज्य में स्थित है? जो जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी वो बहुत आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि इन्होंने अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद से साबरमती के किनारे से इन्होंने क्या किया था? इसको शुरू किया था। तो गुजरात से इन्होंने इसको शुरू किया था। तो जिन्होंने कल की क्लास देखी वो इसे कर लेंगे। और अगर आपने नहीं देखी है, आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल पर जाएं और जितनी सारी वीडियोज़ हैं, क्योंकि इस पर केवल ईवीएस की ही क्लास चल रही है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो हमारी रोज़ डलती है, लाइव नहीं होती है, रिकॉर्डेड रहती है, क्योंकि अभी उतना संसाधन हम मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं रिकॉर्डेड ही डालती हूँ। तो चैनल पर जाकर आप देख लिया करें जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि सारे जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक है, तो आप देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि हम पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं हमारे साथ, तो मेहनत और करनी चाहिए। ठीक है। अब हम जोहड़ की बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमने देखा है। अब देखिए जोहड़ के बारे में, जिन्होंने ध्यान से देखा होगा आंसर वो तुरंत कर लेंगे कि हाँ इसमें क्या सही है और क्या सही नहीं है। जोहड़, तो जोहड़ से संबंधित इसमें कहा गया है कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनिए। तो इसमें हमें क्या करना? सही कथन को चुनना है। इसमें कहा गया है कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा है यह पानी से अशुद्धि को फिल्टर करता है। तीसरा है यह आसपास के कुएं के पानी को इकट्ठा करता है। चौथा, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो पहली बात तो ये, ना तो ये नदी से पानी इकट्ठा करता है, ना ही कुएं से। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। अब ये इसमें कहा गया कि यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, तो ये भी हमारा गलत। बाकी बचा एक ऑप्शन जो कि हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी कल वाले क्लास का क्वेश्चन है। रवि ने गिलास में जल लिया, उसमें उसने साबुत एक नींबू डाला, मतलब एक सीधा नींबू डाला, मतलब उसमें कट नहीं लगा था, सीधा नींबू था। फिर वह उस पानी में खूब सारा नमक डाल देता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि जब आप अगर मृत सागर के बारे में आप लोग जानते होंगे तो ये चीज़ भी आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है। और अगर नहीं जानते तो कल वाली वीडियो आप जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें से ये सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि नींबू जल में डूब गया, गलत है। नींबू जल में तैरेगा, नींबू जल में दो भागों में टूट जाएगा, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया।
अब इसमें क्या क्या है, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, तो वो कोशिका थोड़ी है कि टूट जाएगा। नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, गलत। तो क्या होगा, नींबू जो है वो जल में तैरने लगेगा, जो गिलास में पानी है उसके ऊपर, उसकी सतह पर वो तैरने लगेगा। जब आप उसमें पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, नींबू डूबने के बजाय तैरने लगेगा। ठीक है, जैसे मृत सागर में होता है कि मृत सागर जो इजराइल में स्थित है, उसमें 1 लीटर पानी में जो नमक की मात्रा है वो 300 ग्राम है, तो बहुत ज़्यादा है हाँ नमक। तो आप और जैसे बिस्तर पर आराम से लेटे रहते हो, उस पानी में भी ऐसे आराम से आप लेट सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अलबरूनी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसे देख लेते हैं। तो अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन क्या है कि इसमें कहा गया है कि हमें ये ढूंढना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, किसके बारे में, अलबरूनी के बारे में। जो कि अलबरूनी वाला हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्या है कि अलबरूनी कहाँ, जहाँ से आए थे आजकल उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं, सही है। ये कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे, ये भी सही है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमने उनकी टिप्पणियाँ पढ़ी हैं, तो ये गलत है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की, ये भी सही। तो इसमें पूछा गया है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो अगर आपने कल वाली वीडियो जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है, चैनल पर जाएं और उसे ज़रूर देख लें। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मृत सागर के बारे में जो अभी हमने नींबू वाला आपको बताया था, ये सब लवणता, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली हैं। तो आप चैनल पर जाके उसे ज़रूर देख लें। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, केवल 10 ही मिनट की है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।